नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पीसीओडी एक आम समस्या हो गई है। यह समस्या महिलाओं में तेजी से बढ़ती जा रही है। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रोजेलिना डिसूजा को। आप गांधी अस्पताल जोधपुर में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रोजेलिना डिसूजा। थैंक यू। नमस्कार सभी को। इनसे जानकारी चाहेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका उपचार कैसे संभव है? पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। ये महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है और प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही तेजी से महिलाओं में इस बीमारी का फैलना हो रहा है। इसमें महिलाओं की एक या दोनों ओवरीज में एक या एक से अधिक सिस्ट बन जाती है और यह बीमारी ज़्यादातर 15 साल से 44 साल तक की महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है और अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। पीसीओडी के क्या लक्षण हैं? पीसीओडी इसमें हार्मोनल संतुलन के कारण मासिक धर्म या जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं समय पर नहीं आता है, या फिर वो लंबा हो सकता है और दर्द भरा हो सकता है। गर्भ धारण करने में यानी कि इनफर्टिलिटी में दिक्कत होती है। महिलाओं के चेहरे पर या शरीर पर अनचाहे बाल ज्यादा आने लगते हैं। वजन बढ़ना, सिर के बालों का पतला होना या झड़ना और चेहरे का ऑयली होना या पिंपल्स होना और पेल्विक रीजन में दर्द होना इसके आम लक्षण होते हैं। ये बताइए, पीसीओडी का इलाज क्या होम्योपैथी के द्वारा संभव है? क्या इसका परमानेंट इलाज संभव है और कितने समय तक इलाज हमें लेना चाहिए? आजकल ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ लोगों का रुझान काफी हो रहा है। होम्योपैथी से पीसीओडी का उपचार बिल्कुल पॉसिबल है और इसका स्थायी रूप से भी उपचार इससे बिल्कुल संभव होता है। होम्योपैथी बीमारी पैदा करने वाले बाहरी कारणों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ माइंड, बॉडी और सोल एक्सिस के आधार पर भी उपचार करती है। इसके द्वारा किया हुआ उपचार स्थायी और विश्वसनीय होता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है। जी। डॉक्टर हैनिमैन जो कि होम्योपैथी के जनक हैं, उनका ही कथन है, संसार में रोग नहीं परंतु रोगी हैं। इसलिए होम्योपैथी में रोगी के शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को ध्यान में रखकर दवा का चयन किया जाता है और लगभग 6 से 12 महीने में पूर्ण उपचार इसे स्थायी रूप से ठीक कर देता है। बाद में मरीज की स्थिति के हिसाब से हम ट्रीटमेंट को बढ़ाना या कम कर सकते हैं। जी। इस बात पे तो हम सभी विश्वास करते हैं कि लाइफ में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब कुछ डेस्टिनी के हिसाब से होता है। तो यहाँ हम डेस्टिनी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर हैनिमैन ने स्वयं अपनी बुक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म 9 में वाइटल फोर्स के बारे में बताया है। डॉक्टर साहिब, अभी आपने जिक्र किया वाइटल फोर्स का। वाइटल फोर्स क्या है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। वाइटल फोर्स एक आध्यात्मिक गतिशील शक्ति है जो भौतिक शरीर को जीवंत बनाती है और जीवन की सामंजस्य या हार्मनी को बनाए रखती है। हमारे होम्योपैथी के मूल सिद्धांत का जो सबसे पहला शब्द है वो आध्यात्म से ही शुरू होता है, क्योंकि जीवन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, उसे आप छू भी नहीं सकते हैं, ना ही आप इसे किसी इकाई से माप सकते हैं। बस हम इसे महसूस कर सकते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि माता पिता के प्रति अपने प्यार को अपन 30% या 90%, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 30 या 20 सेंटीमीटर के आधार पर माप नहीं सकते हैं। और एक और उदाहरण लें तो ये है कि हमने ईश्वर को कभी देखा नहीं है, फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं। तो आप भावनाओं को नाप नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से फिजिकल सिम्टम्स, उनकी लोकेशन, उनकी सेंसेशन और फंक्शन को इमोशनल सिम्टम्स के साथ समझना बहुत ही दिलचस्प होता है और हम इसे साइकोडायनेमिक्स कहते हैं और इसी के आधार पर हम होम्योपैथिक दवाओं का चयन करके स्थायी रूप से बीमारियों का उपचार करते हैं। जी। अभी आपने माइंड, बॉडी, सोल और वाइटल फोर्स के बारे में जानकारी दी है। इसे आप पीसीओडी से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए। जैसे कि एफोरिज्म 10 में डॉक्टर हैनिमैन ने लिखा है कि प्राण शक्ति के बिना हमारा भौतिक शरीर कोई भी संवेदना, कोई भी कार्य या कोई भी आत्म संरक्षण करने में सक्षम नहीं होता है। हमारा भौतिक शरीर जितने भी कार्य करता है वो सभी इस जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स के माध्यम से करता है। अगर हम इसे और अच्छे से समझना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, अपने दिल की धड़कन को देखें तो दिल कभी धड़कना बंद नहीं करता, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं करता और आराम नहीं करता है। अब जरा हम ऐसा सोचेंगे कि दिल ने 1 मिनट का आराम लेने के बारे में सोचा तो क्या होगा, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता है, वो रुकता नहीं है। तो ये क्यों नहीं रुकता है? ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो दिल को निरंतर कार्यशील बनाए रखती है?
हम इसी ऊर्जा को जीवन शक्ति या वाइटल फोर्स कहते हैं और इस ऊर्जा को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो गतिशील प्राण शक्ति के कारण ही, इसी वाइटल फोर्स के कारण ही शरीर के भीतर बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित रहता है। शरीर के अंदर ये वाइटल फोर्स होम्योस्टेसिस या इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो नकारात्मक या नेगेटिव इमोशंस के फलस्वरूप बीमारी उत्पन्न होने लग जाती है। और होम्योपैथी में हम इन्हीं विक्षिप्त भावनाओं की भाषा को वाइटल फोर्स के माध्यम से समझते हैं और मानसिक तथा शारीरिक लक्षणों के आधार पर औषधि का हम चयन करते हैं। जी, ऐसा कौन सा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है या थॉट है जिसकी वजह से पीसीओडी के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं महिलाओं के शरीर में? हाँ जी, होम्योपैथी में हम यह मानते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के नहीं आती है और पीसीओडी में भी डेफिनेटली हमारे इमोशनल थॉट्स और रीजंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये जनरेट होता है। यूट्रस, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स को अगर हम माने तो ये मनी, सेक्स और पावर से रिलेटेड होती है। ओवरीज का काम होता है फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना और ओवम को रिलीज करना। तो ओवरी को अगर हम समझें तो ओवरी क्या करती है, एक महिला के रूप में भरे पूरे या संतुष्ट होने के फैक्ट को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि ये फीमेल हार्मोन को रिलीज करती है। तो इसमें मदरहुड आता है, अपनी संतान पैदा करने की चाह आती है, फर्टिलिटी, अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी क्रिएटिविटी, ये सभी आते हैं। और हमें अपनी फेमिनिटी को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और इसे चेरिश करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटल होना चाहती हैं, जीवन में कुछ हासिल करना चाहती है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हैं और शादी उनके लिए लास्ट प्रायोरिटी होती है। और शादी के बाद भी बच्चा पैदा करना, जो कि एक फीमेल का या ओवरीज का मेन रोल होता है, फीमेल हार्मोन रिलीज करना और ओवम बनाना बच्चा पैदा करने के लिए, वो उनकी आखिरी प्रायोरिटी होती है। जी, जैसा कि अभी आपने प्रोफेशनल और पर्सनल के बारे में बताया, क्या इन दोनों को बैलेंस करते करते महिलाओं में क्या पीसीओडी की बीमारी इस वजह से बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, या इस पे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है? डेफिनेटली एक महिला का ये सब सोचना सही होता है और इस ढंग से अपने जीवन को देखना बहुत ही एक पॉजिटिव तरीका है और ज़रूरी भी है। पर जब ये थॉट्स या ये जो थॉट प्रोसेस है एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है और अपने दिमाग पर हावी हो जाता है, तब अपना शरीर अपने ब्रेन को ऐसे मैसेज पहुंचाता है जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन जो होता है वो सप्रेस हो जाता है या उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है या घट जाता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो अधिक थॉट प्रोसेस होना भी गलत होता है और पॉजिटिव वे में ये थॉट प्रोसेस होना बिल्कुल सही है। पीसीओडी में एक शब्द आता है सीवियर लॉस कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। पीसीओडी का जो थॉट प्रोसेस है या जो इमोशनल कॉजेज है जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उसमें उसकी साइकोडायनामिक्स में हम ये मानते हैं कि सीवियर लॉस कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम इस लॉस को समझना चाहें तो वो ये किसी भी प्रकार की एक घटना हो सकती है जिसमें अपने को अपने किसी प्रियजन को खोने का गम होता है। जैसे दुर्घटना में अपने बच्चे की मृत्यु, उसमें हमने दुर्घटना में खोया हो या बीमारी की वजह से खोया हो या फिर गर्भपात के कारण बच्चे का लॉस हुआ हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति की हानि हुई हो जिसका अपने से कोई भी रक्त संबंध नहीं हो लेकिन हम उसे बच्चे की तरह प्यार करते हो, या फिर वो हमारा कोई पालतू जानवर भी हो सकता है। तो ये लॉस का मतलब केवल मृत्यु नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु हुई है तो ही लॉस हुआ है। लॉस के कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि खोने का भाव हमें तब भी आ सकता है जब हमें ऐसा लगे कि हमने अपने पति को खोया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पति की मृत्यु हुई है तो उसे हमने खोया है, ये इमोशंस से भी रिलेटेड होता है। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, प्राइवेट सेक्टर या जो भी वर्किंग सेक्टर है, बहुत सारे स्ट्रेसेस उसमें आ गए हैं। तो उसमें क्या होता है, कई फीमेल्स को ऐसा महसूस होता है कि मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा, या मुझसे आजकल बात कम करता है, या समय पे घर नहीं आता, या सभी समय पे उसके दिमाग में ऑफिस की ही बातें चलती रहती है। तो उसे ऐसा महसूस होएगा मैंने अपने पति को खो दिया है जिसके साथ मैं बहुत खुश थी और एक समय पे हम बहुत अच्छा समय बिताया करते थे। तो ये भी एक प्रकार का लॉस हो गया। एक अन्य प्रकार का लॉस तब हो सकता है जब अपनी क्रिएटिविटी से संबंधित हमने कोई प्रोजेक्ट का लॉस होने की भावना फील करी हो। उसमें ये होता है कि हमें कुछ काम पसंद था और हम उसे पूरा ना कर पाए, वो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया हो या फिर रद्द कर दिया गया हो।
जी। एग्जाम्पल अगर हम लें तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि एक लेखिका की कोई पुस्तक का प्रकाशन होने वाला था और वो विफल हो गया किसी भी कारण से, या तो सीनियर्स ने रिजेक्ट कर दिया या फिर वो पूरा नहीं हो पाया, तो ये भी एक लॉस होता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपमानित या आहत महसूस होना भी एक तरह का अपना लॉस होता है, सम्मान का लॉस होता है इसमें, तो ये भी एक लॉस है। अपनी सुंदरता का लॉस महसूस होना, जिसके साथ में अपने को गिल्ट फीलिंग हो कि मैं बदसूरत हूँ, ये भी एक बहुत कॉमन लॉस है जो फीमेल्स हर दिन महसूस करती है। या फिर मुझे लड़के पसंद नहीं है, ये एक तरह का आइडेंटिटी लॉस होता है। इसका कारण क्या हो सकता है कि घर में लड़का लड़की में जो भेदभाव किया जाता है उस वजह से फीमेल को ये लगता है कि काश मैं लड़की पैदा ही नहीं होती, या मुझे लड़का पैदा होना चाहिए था, या फिर उस पे घर की इतनी जिम्मेदारियां होती है कि वो ये कोशिश करती है कि मैं एक लड़के के जैसे घर को संभालूं। तो इसमें क्या होता है कि उसकी फेमिनिटी का लॉस होता है जी। और कई रीजंस होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि एक प्रेमी किसी दूसरी की वजह से एक महिला को छोड़ गया हो, तो उसे ऐसा लगता है कि वो मेरे से ज्यादा सुंदर और बेहतर थी। कुछ महिलाएं ये तब महसूस कर सकती है जब उन्हें किसी भी क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता या अपनी क्रिएटिविटी को अभिव्यक्त करने में कठिनाई हो, या फिर उनको रोक दिया जाए, या फिर उनको क्रिटिसाइज किया जाए कि तुम कुछ काम करने के लायक नहीं हो, या तुम जो भी करती हो बेकार ही करती हो, कुछ अच्छा नहीं कर पाती हो। तो ये कुछ प्रकार के लॉसेस हैं जो हम महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस पे इतना इफेक्ट आता है कि हम एक हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ जा सकते हैं। जी, तो हम इस लॉस को कम या खत्म कैसे कर सकते हैं? अब इस लॉस से बचने के लिए हमें अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना होगा, उसमें एक बदलाव लाना होगा, अपनी फेमिनिटी को एंजॉय करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। स्थिति चाहे जो भी हो, अपने अंदर रहने वाली किसी भी भावनाओं को हमें स्वीकार करना महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्त करने के लिए कि हमारे अंदर का जो घाव है वो ठीक हो गया है, हमें अपने फ्यूचर की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना होता है, सभी तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है, लाइफ और क्रिएशन की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी होता है, और आत्मविश्वास रखें कि हम अपने आप के लिए कुछ कर सकते हैं, और दूसरों पर भरोसा करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि एक महिला के रूप में मैं खुश हूँ और मैं अपनी फेमिनिटी को एंजॉय करती हूँ, चाहे मैं जैसी भी हूँ। ठीक, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इस पीसीओडी में हमें कौन सी दवाएं लेनी चाहिए और ये किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल रहेगी, थोड़ी उसके बारे में जानकारी दीजिए। होम्योपैथी की दवाएं पीसीओडी में बहुत ही कारगर होती है, और क्योंकि हमने आज माइंड, बॉडी और सोल एक्सेस के बारे में बात करी है, तो कुछ दवाइयां हैं जैसे कि सीपिया। ये एक इंडिपेंडेंट महिला होती है जो फैमिली का ख्याल रखने वाली लेडी होती है, ऐसी लेडीज में दे सकते हैं। साइलिशिया जो कि हम डेलिकेट, डिटर्मिन्ड और यील्डिंग महिलाओं को दे सकते हैं। पल्सेटिला ऐसी महिलाएं होती है जिनको बहुत आसानी से रोना आता है, जिन्हें बहुत सारा प्यार और अटेंशन चाहिए होता है। थूजा सेक्सुअल गिल्ट वाली लेडीज को दे सकते हैं। काली कार्ब वाली जो मेडिसिन है वो हम ऐसी लेडीज को दे सकते हैं जो अपनी परंपरा, उसूल और नियमों के प्रति बहुत ही रिजिड हैं। कैलकेरिया कार्ब है जो ओवर प्रोटेक्टेड, टिमिड, आलसी, फेयर, फैट और फ्लैबी महिलाओं में काम आती है। नाइट्राम्यूर है जो डिग्निटी वाली महिलाएं होती हैं जिन्हें किसी की कंसोलेशन या फिर दया नहीं चाहती हैं, और वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करती है क्योंकि उन्हें लगता है कोई मुझ पर दया ना करे जी। ऐसी महिलाओं में ये दवाइयाँ काम आती हैं, और बहुत सी दवाएं हैं जो हम इमोशनल बैलेंस और सिम्टोमेटिक बैलेंस के साथ जब चयन करते हैं तो बहुत अच्छा उपचार होता है जी। डाइट का इस पीसीओडी में क्या रोल है? डेफिनेटली डाइट और लाइफस्टाइल का इसमें बहुत ही अच्छा रोल है। हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि प्रोटीन और फाइबर भरपूर हो। हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का इंटेक कम करना चाहिए। पैक्ड फ्रूट, जूसेस और केक्स, कैंडीज, जंक फ्रूट, आइसक्रीम्स, कुकीज, इन सब से दूर रहना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में पानी का इंटेक करना चाहिए जी। अंत में आप हमारी महिला श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं पीसीओडी के बारे में? मैं सभी महिला श्रोताओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी समय पे चिकित्सा कराना बहुत ज़रूरी है, और इसका इलाज हमें एक प्रॉपर रजिस्टर्ड और अच्छे डॉक्टर से, जिसको इसकी प्रॉपर जानकारी हो, ऐसे होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाके इसका उपचार लेना चाहिए। और ये बहुत कॉमन हो गया है, घर बैठे हम बुक्स पढ़ के दवाई का चयन करके खुद ही दवाएं ले लेते हैं। ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमें प्रॉपर रजिस्टर्ड एक प्रैक्टिशनर से ही कंसल्ट करके दवाएं लेनी चाहिए।
डॉक्टर साहिबा, चलते चलते हम आपका मनपसंद गाना जानना चाहेंगे जो हम अपने श्रोताओं को सुना सके। हाँ, एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है और आज के अपने इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। जैसे हमें ज़िंदगी जीनी है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसी के साथ जीते जीते हमें उसे चेरिश भी करना है, खुश भी रहना है और अपने नारित्व को भी इंजॉय करना है। तो ये सॉन्ग एक प्यार का नगमा है, मुझे बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। एक प्यार का नगमा मौजों की रवानी। हमारे साथ जुड़ी थी रोजेलिना डिसूजा, जो एक होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं। इन्होंने पीसीओडी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। डॉक्टर रोजेलिना डिसूजा, आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारे और अपना अमूल्य समय दिया और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत आभार। धन्यवाद। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयाँ रह जाती,
रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।